हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 8 विच इज़ दी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हम लोग देखेंगे इसमें सेल क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप लोग ये तो जानते हो लिविंग बीइंग कौन से होते हैं और नॉन लिविंग कौन से। लिविंग वो वाले जो ब्रीथ कर सकते हैं, जो फील कर सकते हैं। नॉन लिविंग वो वाले जो ना तो ब्रीथ कर सकते हैं ना ही फील कर सकते हैं। ओके तो जो लिविंग बीइंग्स हैं वो काफ़ी सारे नंबर ऑफ फंक्शंस कर रहे हैं, है ना। तो क्या आप लोग लिस्ट बना सकते हो उन फंक्शंस की, उन कामों की जो एक लिविंग बीइंग के द्वारा किए जा रहे हैं? ज़रूर बनाइएगा। देन उसके बाद बोलते हैं कि एक सेट ऑफ ऑर्गन्स यानी कि डिफरेंट आपके शरीर के भाग जो हैं, है ना, शरीर जो आगे भाग हैं आपके, वो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस करते हैं। अ सेट ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस और वेरियस फंक्शंस। सो इस चैप्टर में हम लोग जो ये ऑर्गन है इसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? इसकी सबसे बेसिक यूनिट होती है सेल। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो उन्होंने बोला कि सेल को ना हम लोग ऐसा एक ब्रिक के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी ब्रिक्स को एक साथ लाने के बाद हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं, है ना। इसी तरह से बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे बहुत सारी ब्रिक्स मिलकर एक वॉल बनाती हैं, 4 वॉल्स मिलकर हमारे पास एक रूम बनाती हैं इंक्लूडिंग छत और फ्लोर। ओके तो बहुत सारे रूम्स मिलकर के हमारे पास बिल्डिंग बनाते हैं। तो सबसे बेसिक जो यूनिट होगी बिल्डिंग की वो होगी ब्रिक, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की होगी वो होगी सेल। तो डिस्कवरी ऑफ द सेल, तो पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि कोई ऐसी बेसिक यूनिट है भी। तो रॉबर्ट हुक उन्होंने 1665 में फर्स्ट टाइम ये देखा कि हाँ कुछ सेल जैसी कुछ बेसिक यूनिट भी एग्जिस्ट करती है। तो उन्होंने देखा कैसे, उन्होंने ना एक कॉर्क लिया। कॉर्क मतलब जो बार्क होता है, जो बाहर वाला पार्ट होता है जो बिल्कुल सूख जाता है, पेड़ का पार्ट, और ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाक होता है ना, जो स्टेम का बाक होता है, उसको निकाला उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको देखा तो कुछ इस तरह की इमेज उन्हें नज़र आई। तो इस तरह की इमेज देखने के बाद उन्हें पता चला कि कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, और इस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल। क्योंकि उन्होंने देखा जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसी नज़र आ रही हैं, जो बॉक्सेस उनको नज़र आए वो ऐसे नज़र आए जैसे एक हनी कॉम्ब हो, है ना, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरह से। तो उन्होंने देखा कि हर एक बॉक्स ना एक वॉल के उनके बीच एक वॉल है, एक पार्टीशन है। तो ये क्या थे? तो उन्होंने इसको बोला सेल। ओके हर एक बॉक्स को उन्होंने सेल बोला, और डिफरेंट सेल एक दूसरे से अलग थे थ्रू देयर सेल वॉल। देन उन्होंने ये भी देखा what Hooke observed as boxes or cells in cork were actually dead cells। तो उन्होंने देखा क्या था एक्चुअली में, वो थे डेड सेल्स। ओके वो लिविंग सेल्स नहीं थे, वो डेड सेल्स थे, क्योंकि बार्क जो होता है वो बिल्कुल सूख चुका होता है और उसको पेड़ से अलग कर दिया था उस वक्त। तो वो डेड सेल्स थे। ओके वो क्या थे? हमारे पास डेड सेल्स थे। तो इसके बाद इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई सेल की स्टडी में 150 ईयर्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में ये डिस्कवरी की। उसके बाद इतनी ज़्यादा इसमें डिस्कवरी हुई नहीं उसके बाद, बिकॉज इसको स्टडी करने के लिए हमें बहुत एडवांस्ड लेवल की माइक्रोस्कोप्स चाहिए थी। तो माइक्रोस्कोप्स काफ़ी एडवांस लेवल के आई, तो उसके बाद जाकर के कहीं इनके बारे में ज़्यादा स्टडी करनी शुरू की गई। देन बोथ द ब्रिक्स इन बिल्डिंग्स एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। तो वो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ब्रिक हो गया बिल्डिंग का बेसिक यूनिट और सेल हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इन सब के डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, शेप्स होते हैं और साइजेस होते हैं। ओके जैसे बिल्डिंग्स के अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन, शेप और साइजेस होते हैं, उसी तरह से लिविंग बीइंग के भी डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, साइजेस होते हैं। ओके और सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। तो ब्रिक तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है ना, लेकिन जो सेल है, सेल बहुत कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है। ओके ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है, इतनी इजीली हम इसको स्टडी नहीं कर पाते। इसके बहुत सारे आगे पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स के आगे सब पार्ट्स हैं काफ़ी सारे, तो इसको इतनी इजीली आप स्टडी नहीं कर पाते। देन यहाँ पर ये कौन है? ये
पहेली, तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था ना पहेली और बूझो, तो ये है पहेली। तो पहेली के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि चलो मुर्गी का अंडा जो है ये नंबर ऑफ सेल्स है या फिर एक सिंगल सेल है। सोचो सोचो, क्या ये एक सिंगल सेल होगा या फिर नंबर ऑफ सेल्स के मिलने से बनेगा ये? सोचा क्या किसी ने? चलो मैं ही बता देती हूँ। सो द एग ऑफ अ hen रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू सीन बाय द अनएडेड आई। तो उन्होंने बोला जो मुर्गी का अंडा है, एक अंडा, वो पूरा एक सेल है ना। वैसे तो हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, लेकिन सेल के शेप्स, उसके डिज़ाइंस, उसके साइजेस वेरी करते रहते हैं, तो इसलिए जो मुर्गी का अंडा होता है वो एज अ होल एक सिंगल सेल है। ओके, नंबर ऑफ सेल्स नहीं है, एक सिंगल सेल है। ओके, देन द ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। उससे पहले ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये हो गया ब्रिक। बहुत सारी ब्रिक्स को जोड़ कर क्या बनी? वॉल। और अनियन पील, यानी कि अगर आप प्याज का छिलका लोगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आएंगी। ये क्या है? ये पूरा है एक हमारे पास सेल। तो नंबर ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाया इन्होंने? ऐसी स्ट्रक्चर बनाई, है ना। इसीलिए हम लोगों ने बोला कि ब्रिक क्या है? ब्रिक बेसिक यूनिट है बिल्डिंग का और सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नाउ द ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो उन्होंने बोला कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। सेल नंबर में बहुत ज़्यादा वैरायटी हो सकती है, शेप में, उसके साइज़ में। सो उन्होंने बोला कि साइंटिस्ट जो है वो कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, उसकी स्टडी कैसे कर रहे हैं लिविंग सेल्स की। सो दे यूज़ द माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट्स। तो वो माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करें जो कि एक छोटे से पार्टिकल को बड़ा करके दिखाती है हमें। ओके, तो हम लोग जो सिंगल सेल हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ऐसे ही देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो वो क्या यूज़ करती हैं? माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से वो लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं और स्टडी कर पाते हैं लिविंग सेल की। देन स्टेन्स आर यूज टू कलर, ये छोड़ो, आगे वाला देखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं। तो उन्होंने बोला कि देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन नॉट मिलियन, देयर इज अ ट्रिलियंस। बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, तो बिलियंस में तो सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन है ह्यूमन बीइंग्स की। तो सोचो बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लगाओ कितने ज़्यादा होंगे, है ना। तो बिलियन ट्रिलियंस में है ये तो। सो दे आर सो दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो सबके डिफरेंट शेप्स हैं, सबके डिफरेंट साइजेस हैं। एंड देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप साइज। तो उनके ऑर्गन्स भी, है ना, जो उनके बाकी शरीर के भाग हैं, अंग हैं, वो सब भी तो डिफरेंट शेप के हैं, डिफरेंट साइज के हैं, और नंबर ऑफ सेल्स भी उनमें डिफरेंट है। ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। तो उनके बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ द नंबर ऑफ सेल्स। सो कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और इन अ हाई एनिमल लाइक एन एलिफेंट? तो क्या आप सोच सकते हो एक बड़े से विशाल काय पेड़ में और एक विशाल काय हाथी में, दोनों में कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे? आप इमेजिन कर सकते हो, गेस कर सकते हो क्या? सो द नंबर रन इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो बिलियंस और ट्रिलियंस होंगे उनमें सेल्स, कुछ हंड्रेड्स ऐसे नहीं होंगे, बिलियंस और ट्रिलियंस में होंगे। देन ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप साइज। तो ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जिन्हों की शेप्स अलग हैं, जिन्हों के साइज अलग हैं, डिज़ाइंस अलग हैं और फंक्शंस भी अलग अलग हैं। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन। तो डिफरेंट सेल जो हैं बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। तो उन्होंने बोला अ बिलियन इज़ 1000 मिलियन। तो 1 बिलियन में हमारे पास 1000 मिलियन होते हैं, और 1 ट्रिलियन में हमारे पास 1000 बिलियन होते हैं, है ना। तो मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। ओके, तो अभी ये आप लोग बताओ 1 ट्रिलियन में कितने होंगे और 1 बिलियन में कितने होंगे? नाउ द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड द मल्टी सेलुलर। तो जो एक सेल से ज़्यादा से बने होंगे वो क्या कहलाएंगे? मल्टी सेलुलर। जो सिंगल सेल से बने होंगे वो सिंगल सेलुलर। सेलुलर क्या बोलेंगे? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होंगे वो। ओके, तो उन्होंने बोला कि जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर लेस इन
द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, तो छोटे वाले में थोड़े होंगे, ज़्यादा वाले में बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, कम होंगे सॉरी. सो इन एनी वे दे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कम है तो उनके फंक्शंस अच्छे से नहीं हो रहे, जिसमें ज़्यादा उसके फंक्शंस बड़े अच्छे से हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. फंक्शन सबके एक से ही हो रहे हैं. ओके, तो you will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell which is fertilized egg. तो उन्होंने बोला आप लोगों को जो है ना ये बात जानकर बड़ी हैरानी सी होगी कि जो इतनी मल्टी सेलुलर शेप जो हमारी है इस वक्त, ये शुरू कहाँ से हुई थी? ये शुरू हुई थी सिंगल सेल से, जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग था. तो उसमें बहुत सारे और नंबर ऑफ सेल्स ऐड ऑन हुए और फिर हमारी डेवलपमेंट प्रोसीड करी वहाँ से. देन 8.3 ये वाली. सो बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. अमीबा और पैरामीशियम दोनों क्या हैं? दोनों ही हमारे पास सिंगल सेल हैं. यूनिसेलुलर बोला जाता है इनको, कि एक सेल से बने हुए, एक से ज़्यादा सेल नहीं इनमें. सो अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म. तो उन्होंने बोला ये नहीं सिंगल सेल है कि बहुत सारे फंक्शन ही कर रहे हैं, नहीं, सारे फंक्शंस कर रही हैं. जो मल्टी सेलुलर कर रही है, सिंगल सेलुलर भी सभी फंक्शन कर रहे हैं. सो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लो, चलो अमीबा ले लो, ये कैप्चर भी करता है, जो अपने फूड को डाइजेस्ट भी करता है, सांस भी लेता है और एक्सक्रीट भी करता है. उसके साथ साथ ये ग्रो भी करता जाता है और रिप्रोड्यूस भी करता है ना. देन similar functions in multicellular organism are carried out by groups of specialized cells forming different tissues. तो उन्होंने बोला नंबर ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं. और इन टर्न बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन. नाउ द शेप ऑफ सेल्स. सो वो पहले वाली पैरामीशियम और अमीबा की पिक्चर को ध्यान में रखते हुए, सो हाउ यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा. तो क्या आप अमीबा की शेप को बता सकते हो? नहीं, वो टाइम के साथ चेंज होती जाती है. ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया. तो सूडो का क्या मतलब? फॉल्स, और पोडिया का मतलब फीट. ओके, तो वो टाइम के साथ चेंज होता जाता है. तो अमीबा जैसे जैसे मूव करता जाता है, जैसे जैसे फीड करता जाता है, वो अपीयर और डिसअपीयर होता जाता है, उसकी प्रोजेक्शंस. तो अब ये कौन है भाई? ये कौन है? ये है बूजो. तो उन्होंने बोला द चेंज इन द शेप इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड. तो उसको ना झट से दिमाग में आता है कि हाँ भाई ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, जो कि उसको हेल्प कर रहा है उसके फूड की कैप्चरिंग में, उसकी मूवमेंट में. ठीक है, सूडोपोडिया अमीबा को हेल्प करता है उसकी मूवमेंट में और टू एंड इन कैप्चरिंग द फूड. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी शेप में चेंजेस